हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड नागराज सैंडी जंबो जंबो चेरी कॉमिक्स रेमन का नागराज का कॉमिक्स है वर्ल्ड रिकॉर्ड। नागराज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसे अच्छा नहीं लगेगा कि उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो। मगर रिकॉर्ड बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। मैं महानगर के इस सबसे ऊंचे टावर पर चढ़ूंगा। मैं 30 दिन तक इस टावर पर चढ़ा रहूंगा। और मैंने भी सोच लिया है कि अपना नाम गिनीज बुक में लिखवाने के लिए मैं भी रिकॉर्ड बनाऊंगा। मुझे कोई जबरदस्ती ऊपर आकर ना उतारे, इसके लिए जरूरी है कि मैं जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाऊं, पीछे की सीढ़ियों के नट खोलकर सीढ़ियां हटाता चलूं। अरे, मेरा बैग गिर गया। ओह, मेरा 30 दिन का खाना, ग्लूकोज, पानी और गर्म कपड़े उसी बैग में थे। पर अब तो मैं नीचे भी नहीं जा सकता। अब तो रिकॉर्ड बनाना ही पड़ेगा। अगले दिन ही से ये समाचार पूरे महानगर में फैल गया। वो अपना नाम प्रशांत बता रहा है। 5वें दिन तक पत्रकारों और टीवी वालों की भीड़ वहां लग गई। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। 30 दिन तक भूखा प्यासा कैसे रहेगा? उसके पास सेलुलर भी है। टावर की सीढ़ियां भी उसने तोड़ दी हैं और टावर की ऊंचाई के कारण फायर ब्रिगेड की स्काई लिफ्ट सीढ़ी भी उस तक नहीं पहुंच पा रही है। पर हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगा। उसने पुलिस को धमकी दी है कि अगर हेलीकॉप्टर के जरिए उसे नीचे उतारने की कोशिश की गई तो वो नीचे कूद जाएगा। कोई पहुंचे न पहुंचे, मगर नागराज की उस तक पहुंचना ही था। ये तो आत्महत्या पर उतारू है। अगर मैं शर्ट रस्सी पर झूलता हुआ ऊपर जाऊंगा तो उसे नजर आ जाऊंगा। मैं सांप की तरह रेंग कर इस टावर पर चढ़ूंगा और पहुंच जाऊंगा इस लड़के प्रशांत तक। ओह नो, ये तो बेहोश पड़ा है। ये भूख प्यास से बेहोश हो गया लगता है। अब ये बच जाएगा। नागराज, इसे तुम ही बचा सकते थे। नागराज है तो सब ठीक है। सैंडी, हवा का राजा। हवाई कलाबाजी बाजी में उस्ताद था फ्रेंड। उसके हवाई कारनामों देखकर दर्शकों की सांसें थम जाती थी। साथ ही फ्रेंडी और प्रिंस गहरे दोस्त भी थे। तुम जमीन के राजा हो, वो हम हवा के शहंशाह हैं। सर्कस में एक व्यक्ति और भी था जिसे प्रिंस फूटी आंख नहीं सुहाता था। वह था प्रिंस का हवाबाज साथी जुम्मन। सब प्रिंस की तारीफ करते हैं, कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता। राज सर्कस का यह स्पेशल आइटम था जिसमें बिना जाल के ही हवाई करतब दिखाए जाते थे और नीचे रिंग के जाल की जगह लगे होते थे नुकीले भाले। एक दिन प्रिंस बीमार पड़ गया। यह आइटम रोका नहीं जा सकता प्रिंस, तुम्हें किसी भी तरह यह करना ही होगा। मैं करूंगा मैनेजर साहब। बेचारा प्रिंस, क्या सर्कस वाले उसे एक दिन का भी आराम नहीं दे सकते? उधर जुम्मन के दिमाग में कुछ और ही शैतानी विचार दौड़ रहा था। यही मौका है प्रिंस को रास्ते से हटाने का। मैंने इस रस्सी व लकड़ी पर ग्रीस लगा दी है। अब कल प्रिंस डंडे से फिसल कर नीचे नुकीले भालों पर जा गिरेगा। सब यही सोचेंगे कि प्रिंस ने बीमार होने के कारण अपना बैलेंस खो दिया और नीचे जा गिरा। हा हा हा।
कल प्रिंस का बाल भी बांका नहीं होगा शैतान, मैंने तेरी सारी करतूतें देख ली हैं। अगले दिन जैसे ही प्रिंस ने डंडा पकड़ा, एकाएक वह फिसल गया, मगर फरिश्ता बनकर आ गया था फ्रेंडी। तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, अब जो होगा तुम्हारे दुश्मन का होगा। जम्मू दादा, मुझे नीचे उतारो, मुझे जम्मू की सूंड से बचाओ, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। लीजिए मैनेजर साहब, यही है प्रिंस का असली दुश्मन। मुझे तुम पर गर्व है फ्रेंडी। जम्बो और गरीबी रेखा। प्रोफेसर जम्बो बहुत दिनों बाद अपने गांव लौटा। कहो भैया जम्बो, कैसे हो? बस तुम लोगों की दुआ है। विदेश से लौटा है? विदेश से लौटे अर्थशास्त्र के महान प्रोफेसर जम्बो अब आपके समक्ष अपने विचार रखेंगे। आप सबको प्रोफेसर जम्बो का नमस्कार। पढ़े लिखे ऐसी ही मिठास भरी वाणी का प्रयोग करते हैं। क्या सादगी है। मैं देख रहा हूँ कि हमारा गांव विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गया है। यह विकास की दौड़ क्या होती है? 100 मीटर या 200 मीटर की तरह कोई दौड़ होती होगी। मैं चाहता हूँ कि आप सबको गरीबी रेखा से ऊपर उठाऊं। और दूसरे दिन, यह गरीबी रेखा क्या होती है? एक ऐसी रेखा होती है हमें प्रोफेसर जम्बो जिसके ऊपर ले जाना चाहते हैं। और तभी बिजली जाने से माइक फेल हो गया और सभा समाप्त कर दी गई। चलो हम लोग खुद कोशिश करते हैं। दोनों ने मिलकर एक रस्सी दो पेड़ों के बीच बांध दी और उस पर गरीबी रेखा लिख दिया। आओ तुम लोग बारी बारी से नाप लेकर बताओ कौन गरीबी रेखा के ऊपर और कौन नीचे। भीड़ जुटने लगी। एक एक कर वो रस्सी के करीब आते और जानकारी नोट कर ली जाती। हाँ तुम गरीबी रेखा से ऊपर हो, तालियां। जब लोहा सिंह की बारी आई, अरे ये तो बहुत नीचे है। गरीब रेखा गरीबी रेखा से गुस्से में लोहा सिंह ने ऊंची छलांग लगाकर गरीबी रेखा पार करनी चाहिए और रस्सी में फंस गया। फंसकर नीचे गिर पड़ा, उसकी टांग टूट गई। आ लो, और नीचे चला गया। हा हा हा। उधर ही आ रहे प्रोफेसर जम्मू भीड़ के करीब पहुंचे। लोहा सिंह का पैर कैसे टूटा? गरीब रेखा को पार करने की कोशिश में। अरे लोहा सिंह, गरीबी रेखा को पार करने के लिए काम करने की जरूरत है, कूदने की नहीं। हमारी कमाई बढ़ेगी और उत्पादकता। गरीबी रेखा कोई दिखाई देने वाली रस्सी या रेखा नहीं है, बल्कि मापदंड है हमारी निर्धनता का या योग्यता का। धन्यवाद प्रोफेसर, आपने हमें रास्ता दिखाया। अब हमने समझा कि अधूरी जानकारी कितनी घातक होती है। लोहा सिंह, हमें माफ कर दो। चेरी, आज रविवार का दिन था और बेटन बहुत सच समझ रही थी। तभी चेरी ने उसके कमरे में प्रवेश किया। गुड मॉर्निंग मैम, तुम यहाँ क्यों आई हो? आई, निकलो बाहर। मैं आपको बताने आई हूँ मैम कि आज आप बाहर ना जाएं, क्योंकि अखबार में आज आपका भविष्यफल अच्छा नहीं लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है अखबार में? अखबार में लिखा है कि आप किसी वाहन के पास से ना गुजरें, रास्ते में पड़ी किसी चीज को ना छुएं और किसी ऊंचे पेड़ के नीचे ना बैठें। इन सब से आपको खतरा है। अखबार वाले तो बकवास लिखते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। भगवान आपका भला करे। हम्म। कुछ ही देर बाद मैदान एक ट्रक के पास खड़ी थी। कुछ ही देर बाद मेट्रन एक ट्रक के पास खड़ी थी। चलकर मैटिनी शो देखना चाहिए। अचानक ट्रक ढेर सारा कीचड़ उछालते हुए चल पड़ा। सत्यानाश, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। अब चलकर पहले कपड़े बदलने चाहिए। कुछ ही दूरी पर, अरे वह फुटबॉल पड़ी है, कोई नहीं देख रहा, चुपचाप उठा लूं।
फुटबॉल छूते ही एक कुत्ता मैट्रन के पीछे पड़ गया। भौं भौं, बचाओ बचाओ, भौं भौं, बचाओ। कुत्ते से किसी तरह पीछा छुड़ाकर वह ठस नारियल के पेड़ के नीचे आ बैठी। ओह, अब पीछा छूटा शैतान से। अब थोड़ी सांस ले लूं। तभी ऊपर से एक नारियल आकर गिरा। टप। हाय, हू हू, आज का मैं दिन ही खराब है। काश कि मैंने चेरी की बात मान ली होती। अगले दिन मैट्रन ने सुबह सुबह चेरी को बुला लिया। चेरी, मेरा आज का भविष्य बताओ। मैम, आज अपने कमरे में ही रहना, बाहर निकलने में जान का खतरा है। फिर चेरी मैट्रन के कमरे से बाहर निकल गई। ही, आज खूब मजे करो। आज हमारे भविष्य में मौज करना लिखा है। समाप्त। कॉमिक्स। एक दिन स्कूल जाते समय कॉमिक्स रास्ते में सपेरे का खेल देखने रुक गया। पीऊ पीऊ पीहू। काश कि मेरे पास नागराज की शक्ति होती तो मैं भी अपने हाथों से सांप निकाल कर लोगों को चौंका देता। कॉमिक्स के मन में विचार आते ही उसकी काया पलट हो गई। अरे, मैं तो सचमुच नागराज बन गया। अब लोगों का मनोरंजन करता हूँ। भाई लोगों, अब देखिए, दुनिया का 9वां 10वां 11वां आजकल अब मेरे हाथों से निकलेंगे सांप। मगर कॉमिक्स को नागराज की शक्ति मिली होती तो सांप निकलते। ओए, ये क्या, मेरे हाथों से सांप तो क्या केचुआ भी नहीं निकला। ये लड़का सबको बेवकूफ बना रहा है। मारो इसे, मारो, मारो उसे, मेरा खेल भी खराब करके रख दिया। और फिर, नागराज तुमने मुझे ये किस मुसीबत में फंसा दिया। और कोई चारा ना देख कॉमिक्स सड़क के किनारे खड़ी मोटर बाइक से भागा। ताऊ, इतनी अच्छी मोटर बाइक तो ध्रुव ही चला सकता है। अब समझा, मेरे जिस्म पर कस्ट्यूम तो नागराज की है परंतु शक्तियाँ ध्रुव की आ गई हैं। ये चिड़िया क्या कह रही है। ची ची ची। ओह, किसी बच्चे की जान खतरे में है। मुझे उसे बचाना होगा। और कुछ ही देर पश्चात वह बच्चा रोपवे ट्राली में फंस गया। डोंट वरी, ध्रुव को ऐसे रास्ते पर मोटरसाइकिल चलाने का बहुत अनुभव है। कुछ ही देर में कॉमिक्स रोपवे ट्राली तक पहुंच चुका था। मेरा हाथ पकड़ लो। बच्चे को थामने के चक्कर में मोटर बाइक गहरी खाई में जा गिरी। ओह, हे भगवान, उसकी मोटर बाइक नीचे गिर गई है। अब वह क्या करेगा। उन्हें मालूम नहीं कि इस समय मेरी खोपड़ी में ध्रुव का दिमाग सक्रिय है और ध्रुव का दिमाग कभी हार नहीं मानता। कसकर पकड़े रहना। कुछ ही देर में वे सकुशल प्लेटफार्म पर पहुंच चुके थे। थैंक यू नागराज जी, यदि मैं नीचे गिर जाता तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारती। हा हा हा, नॉटी बॉय। काश कि इसे मालूम होता कि मैं नागराज नहीं, कॉमिक्स हूँ। रेमन, एक शाम, हाँ, ये पैक कर दो। ये साड़ी भी पैक कर दो और वो पिंक वाली भी। ओह, अभी कितनी देर और लगा होगी। मम्मी मम्मी, बस हो गया, जल्दी से ये बिल चुकता करो। उसके बाद अभी हमें तुम्हारे लिए रुमाल और रेमन के लिए ड्रेस खरीदनी है। वह बिल पर घर से पैसे उठाना तो मैं भूल ही गया। पापा, क्या तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। अपने लिए कपड़े खरीदने हो तो पैसे उठाने हमेशा याद रखते रहते हैं। मगर अब क्या होगा, इतना सामान खरीदने के बाद पैसे ना दिए तो बड़ी बेइज्जती होगी। तुम्हारे साथ तो आना ही नहीं चाहिए। तो कौन सा कहा कि मेरे साथ चलो। मैंने कौन सा कहा कि मेरे साथ चलो। पापा, पी पी, पापा।
धड़ाम, बक बकअप लड्डू, बकअप जेली, फर्स्ट फर्स्ट, बा हाओ, अम्मा, ओह मेरी आइसक्रीम, आइसक्रीम, हा हा हा। कितनी बार कहा कि चलने से पहले बटुआ लेना मत भूलना भूला करो, पर मेरी कोई सुने तब ना। देखो, झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। तुम रेमन के साथ यहीं ठहरो, मैं टैक्सी ले घर जाकर पैसे ले आता हूँ। अरे तुम तो कह रहे थे कि पैसे नहीं लाए, फिर इसके पास आइसक्रीम कहाँ से आई? तभी जा जी हो, रेमन हमारा ही बेटा है। आप ही इस बच्चे के मम्मी पापा हैं। हमने बहुत दूर से भगाया आपके बेटे हमने बहुत दूर तक भगाया आपके बेटे ने साइकिल रेस में पहला इनाम जीता है। ये रहा, कप पकड़ो। अरे ये रहे इनाम के 1000 रुपये, पकड़ो। अरे वाह! पर हमारे बेटे ने रेस में भाग कब लिया? देखा हमारा बेटा कितना भाग्यशाली है। अब जल्दी से बिल चुकता करो, और ये 2000 का चालान भी, क्योंकि आपके बेटे के पास लाइसेंस नहीं है। अपने उसने हेलमेट भी नहीं पहना। उसने स्टॉप लाइन पार किया, ये हेडलाइट पर नहीं रुका, ये जो एंट्री में भी गया, और यह नो एंट्री में भी गया, और इसकी गाड़ी में हॉर्न भी नहीं है। मर गए। जंगी दादा, नागराज। लाल बत्ती होते ही उस चौराहे पर ट्रैफिक रुकने लगा। इसी के साथ लाल बत्ती पर खड़े हुए बच्चे भी अपने काम में जुट गए। कुछ मासूम से नजर आने वाले बच्चे भीख मांगने लगे, बाबा जी कुछ मदद करो। जबकि उसमें से एक बच्चा अपनी गाड़ी धकेलता हुआ मारुति के पीछे पहुंचा। उस उसकी उस हरकत से कार थोड़ी दूर पर जाकर रुक गई। अरे कार को क्या हुआ? वही प्रश्न पूछ रहा था नागराज भी। बताओ, तुमने उस कार में क्या गड़बड़ की है? मैंने तुम्हें खुद गड़बड़ करते देखा है। का कुछ नहीं, और उसने चुपके से निकाल कर फेंका कार का फ्यूल पाइप। तुमने क्या गड़बड़ की है उस कार में, बताओ। का कुछ नहीं, तुमने जरूर उस कार का फ्यूल पाइप निकाला है, बोलो ये सच है ना? मैं नहीं। देखो मेरा नाम नागराज है, अगर तुम झूठ बोलोगे तो मेरा सांप तुमसे सच उगलवा लेगा। नहीं, इसे दूर रखो। मैं जानता हूँ कि ये काम तुम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, सच बताओ, तुमसे ये काम कौन करा रहा है? नागराज, हम बच्चों को डरा धमका कर ये काम करने के लिए जंगी दादा मजबूर करता है। वो देखो, जंगी दादा का आदमी उस कार के पास पहुंच गया है। वह खुद को मैकेनिक बताकर कार का फ्यूल पाइप जोड़ देगा और कार मालिक से 400-500 रुपये ठग लेगा। यही नहीं नागराज, यहाँ खड़ी कारों में सेलुलर फोनों की चोरी, भीख मांगना, पेन झपटना जैसे अपराध करने के लिए भी बच्चों को मजबूर किया जाता है। ओह, अब जंगी दादा ये काम नहीं कर पाएगा। उधर वह खराब कार मैकेनिक ने ठीक कर दी थी। ये लो 500 रुपये, तुम समय पर ना आ जाते तो मुझे बहुत परेशानी होती। ठहरो, तुम्हारी परेशानी का कारण भी यही है नागराज। तुम्हारी पोल खुल चुकी है। नहीं, मुझे सांप से मत डसवाना। तो फिर जल्दी से मुझे जंगी दादा के पास लेकर चलो। ठीक है नागराज, पर इस सांप को वापस बुला लो जल्दी ही। नागराज बोल रहा जंगी दादा। इस वक्त वो सभी बच्चों से उनकी दिन भर की कमाई वसूल कर रहा है। वाह, एक सोने की चेन और 2 मोबाइल फोन। आज तो तूने अच्छा हाथ मारा धनिया। हाँ जंगी दादा। अब पोपट की बारी आई तो जंगी दादा उसे बुरी तरह मारने लगा। तू निकम्मा होता जा रहा है पोपट, आज सिर्फ 20 रुपये ही लाया। आ तभी लहराए 2 सांप और जंगी दादा की बैसाखी से उड़े। अरे मेरी बैसाखी, ये सांप कहाँ से आ गए? इन्हें मैंने छोड़ा। आज मैं तुझे मासूम बच्चों से अपराध करवाने का सबक सिखाऊंगा जरूर।
आ वाह, ये तो नागराज है। नागराज, इसे छोड़ना मत। इसने हम बच्चों का जीना मुश्किल कर रखा है। अब ये तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा बच्चों। फिर कोई जंगी दादा तुम्हें इस काम के लिए मजबूर करे तो पुलिस की मदद जरूर लेना। नागराज भी तुम्हारे साथ है। अच्छा नागराज, समाप्त।